प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए कजान पहुंचे हैं। पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। पुतिन ने मोदी से कहा है कि उन्हें याद है कि जुलाई में भी हमारी मुलाकात हुई थी। हमने कई मुद्दों पर भी चर्चा की थी। कई बार हमारे बीच फोन पर भी बात हुई है। पुतिन ने कहा कि कजान में भी भारत के नए दूतावास के खुलने से संबंध और मजबूत होंगे। पुतिन से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने भी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और आतिथ्य के लिए आभार जताया। पीएम मोदी ने कहा कि कजान शहर से भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे। पीएम ने भी कजान में नए दूतावास खोलने की बात कही। उधर ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मुलाकात की भी उम्मीद की जा रही है और इसी बड़ी वजह है कि ब्रिक्स समिट से पहले ही चीन और भारत के बीच लद्दाख में सीमा पर पेट्रोलिंग को लेकर अहम समझौता हुआ है। रूस यूक्रेन जंग के बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अहमियत, जरूरत पर अपने गेस्ट पैनलिस्ट से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए पीएम मोदी ने पुतिन से मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा। एक्सेलेंसी, मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। एक्सेलेंसी, पिछले 1 वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूँ। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी के स्वागत की तस्वीरें रूस के कजान की हैं। सोल में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने जब पीएम मोदी कजान पहुंचे तो उनका स्वागत कुछ इस अंदाज में हुआ। कजान में भारत की समृद्ध संस्कृति की झलक भी दिखी जब रूस की धरती पर पीएम मोदी का स्वागत कृष्ण भजन के साथ हुआ। एयरपोर्ट से पीएम मोदी जब होटल कॉस्टन पहुंचे तो वहां भी रूसी समुदाय के कलाकारों ने मनमोहक स्वागत किया। उनके नृत्य को मोदी मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए भारतीय प्रवासी समुदाय भी बड़ी संख्या में मौजूद था। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार किया। ये तस्वीरें बताती हैं कि दुनिया भर में भारत की धमक किस कदर बढ़ी है। सोल में ब्रिक्स समिट की मेजबानी इस बार रूस कर रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ ही इस बार 4 नए सदस्य देश भी भाग ले रहे हैं। ब्रिक्स में शामिल होने के लिए कई देशों में होड़ मची है। 30 से ज्यादा देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। इसमें दक्षिण पूर्व एशियाई देश थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम,
नाटो सदस्य देश तुर्की, अल्जीरिया, इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे देश शामिल हैं। ब्रिक्स में बड़ी संख्या में शामिल होने की इच्छा जताने के पीछे की वजह भी काफी खास है। दरअसल दुनिया भर में उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है ब्रिक्स। ब्रिक्स में शामिल देश दुनिया की कुल आबादी का 45% हैं। दुनिया के आर्थिक उत्पादन का 28% और वैश्विक कच्चे तेल का 47% प्रतिनिधित्व करते हैं। सदस्य देशों के भीतर व्यापार का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ब्रिक्स ने अपनी जगह बनाई है। रूस यूक्रेन जंग के बीच ब्रिक्स समिट पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। पीएम मोदी की कई देशों के नेताओं से द्विपक्षीय बातचीत भी होगी, लेकिन समिट से अलग पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भी मुलाकात की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मोदी और शी जिनपिंग के बीच 2 साल बाद बातचीत हो सकती है, क्योंकि ब्रिक्स समिट से पहले भारत और चीन के बीच लद्दाख में एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर नया समझौता हुआ है। इस बार ब्रिक्स सम्मेलन का मुख्य विषय बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। 2006 में 4 देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन के विदेश मंत्री यूएन मीटिंग में मिले और ब्रिक्स की नींव पड़ी। 2009 में चारों देशों ने रूस में पहला शिखर सम्मेलन किया और इसे ब्रिक्स नाम दिया। आज दुनिया के कई देश ब्रिक्स में शामिल होने के लिए लालायित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और देश का सवाल में आज हम ब्रिक्स पर ही बात करेंगे कि क्या ब्रिक्स सदस्य देशों में भारत का कद बढ़ता जा रहा है। ब्रिक्स समिट में क्या भारत और चीन के बीच रिश्तों की नई शुरुआत हो सकती है। एलएसी को लेकर भारत चीन में नए समझौते से क्या दोनों देशों के बीच तनाव घटेगा। रूस यूक्रेन जंग के बीच ब्रिक्स समिट कितना महत्वपूर्ण है। क्या रूस और चीन ब्रिक्स के जरिए विश्व पटल पर अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। तमाम सवाल आज हम अपने प्रोग्राम में उठाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। ऋषभ तिवारी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। दीपक झा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर राम श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर हमारे साथ हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, जाने माने विदेश मामलों के जानकार हैं। आप सभी का स्वागत है। ऋषभ जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री रूस में हैं, ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने गए हैं। द्विपक्षीय वार्ता उनकी व्लादिमीर पुतिन से हुई है। अब चीन से भी हो सकता है उनकी द्विपक्षीय वार्ता हो। कितनी उम्मीदें हैं आपको? सबसे पहले इंडिया न्यूज का धन्यवाद जिन्होंने चर्चा के लिए आमंत्रित किया। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की कूटनीति की बात है या ब्रिक्स सम्मेलन की बात है, कभी भी ऐसे सम्मेलन में या इस तरह के समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी जब जाते हैं तो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हुए भारत के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर जाते हैं। और हमने पहले भी देखा है, भारत 2 एजेंडे पे प्रमुखता से अपनी बात रखा है, चाहे वो शांति की बात हो, चाहे इन्वेस्टमेंट पर्पस की बात हो। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर उनकी बातें हमेशा प्रमुखता से रखी गई है। और इस बार भी उन्होंने विशेष करके जो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन, दोनों पे शांतिपूर्ण माहौल बनेगा ऐसी उम्मीद उन्होंने जताई और बेबाक तरीके से अपने विचार को भी वहां पे रखा है। और सबसे इम्पोर्टेंट विषय क्या है, जो ब्रिक्स जिसमें 2001 में जब ये बना था, जिन कंट्रियों को लेके बना, ब्राजील, रशिया, जैसा कि हम लोग सब यहाँ बैठे जानते हैं, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका, उसके बाद भी एक अलग अल्टरनेट ऑप्शन बाकी देश जो इससे जुड़ना चाहते हैं, उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर, वो क्या इन्वेस्टमेंट से देखते हैं, कैसे एक दूसरे से तालमेल मिला के एक दूसरे के बिजनेस एक्सचेंज को देखते हैं, उसके लेके नया प्लेटफॉर्म के जब यहाँ पे संशोधन की बात अभी कही जा रही है, तो मुझे लगता है कि भारत भी उसका स्वागत करेगा। और कहीं ना कहीं मोदी जी का जो कद भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं केवल व्यक्ति विशेष का कद नहीं मानता हूँ, पूरे भारत का कद अब मजबूती से ब्रिक्स में बढ़ता है। लेकिन विपक्ष हम देख रहे हैं, वहां भी उन्होंने विपक्ष की अपनी एक सोच है। विपक्ष कहता है कि साहब जब से सरकार आई है तब से ताल्लुकात बिगड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अभी हाल ही में कनाडा हुआ, नेपाल हुआ, श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ। देखिए, विपक्ष तो ऐसी नकारात्मक बात करेगा क्योंकि उनके पास विदेश में जाके भारत को बदनाम करने के अलावा कोई एजेंडा तो है नहीं। चलिए दीपक झा जी से जरा समझ लेते हैं। मैं सबके पास आऊंगा, पहले सभी के कमेंट ले लूं, उसके बाद पहले सबके कमेंट ले लूं, उसके बाद फिर भी आऊंगा आपके पास। नहीं, आपने प्रश्न किया सर, तो मैं उस पर जवाब दे रहा हूँ जी। जो विपक्ष पाकिस्तान से जाके ये कहे, मणिशंकर अय्यर जी, कि मोदी जी को लाइए, मोदी जी को हटाइए और हमें लाइए, उस विपक्ष से हम क्या उम्मीद करें सर? और देश भी कोई उम्मीद नहीं कर रहा है।
एक समय विपक्ष में हम भी थे जब देश के मुद्दे पे एकजुट खड़े नजर आते थे, लेकिन सत्ता सुख इतना प्यारा हो गया है, सत्ता दूरी इतना खड़ रहा है इन लोगों को कि देश हित के मुद्दे पे ये हमेशा अलग राह लेके ठीक है। चलते हैं, जो कि हमेशा दुर्भाग्यपूर्ण। हमेशा आलोचना सही बात नहीं होती, ये कह रहे हैं दीपक जी। देखिए, सबसे अबुल भाई नमस्कार। सबसे बड़ी नमस्कार। बात है, भाजपा के प्रवक्ता इस देश को यहाँ पे और आपके चैनल पे बैठ के सीधा सीधा झूठ बोलते जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अभी ब्रिक्स में भाषण दिए ही नहीं, अभी तो भाषण हुआ नहीं, मीटिंग हो रही, मुलाकात हो जी। रही, अभी शुरुआत हो रहा है। तो कौन सा बेबाक भाषण बोल दिया है, कौन सा वो द्विपक्षीय वार्ता की बात कर रहे हैं जो व्लादिमीर मैं पुतिन के साथ की तो उन्होंने। अभी व्लादिमीर पुतिन के साथ अभी रिलीज नहीं हुआ ना कि क्या बात किए हैं। हाय हाय हेलो बता रहे कि हमारी फोन पे बात हुई 2 बार। तो अभी तो चाय पी रहे हैं। बात ये है, खैर इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। बात ये है, ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, अरे नरेंद्र मोदी का कद नहीं है, भारत का कद है कि नरेंद्र मोदी का कद भी होता है। कहते हैं ना, हमारे देश का कंकड़ जो है ना वो शंकर कहलाता है। तो भारत का जो भी नेतृत्व करेगा, पूरी दुनिया में भारत का डंका छाएगा, तो जो भी उस सत्ता पे होगा, उस कुर्सी पे होगा, तो व्यक्ति की बात मत करिए। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है, इसलिए भारत का सम्मान है। नरेंद्र मोदी का सम्मान भारत के प्रधानमंत्री के नाते है, इस बात को आप मानिएगा। वो आप चरण वंदना करते रहे नरेंद्र मोदी जी का, वो अलग बात है। तीसरी बात मैं कहूंगा कि मणिशंकर जी के बयान पे आ जाते हैं। मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी जी वही व्यक्ति हैं जो साउथ कोरिया में जाके कहते हैं कि भारत में जन्म लेना शर्म की बात है। अब इन सब बातों का कोई मतलब है क्या? नरेंद्र मोदी जी के गड़े मुर्दे उखाड़ू क्या? नरेंद्र मोदी जी एंटायर पॉलिटिकल साइंस में 1983 में ईमेल कर देते थे। तो इतने बड़े ज्ञानी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हो सकते हैं। नाले से गैस बनाने का काम सिर्फ नरेंद्र मोदी जी करते हैं। बादलों में राडार छिपाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। इन सब चलिए, बातों छोड़िए, का पुरानी दुनिया बातें हो गई। मानती होगी। नहीं, पुरानी बातें, लेकिन भाजपा प्रवक्ताओं को ज्ञान देना जरूरी होता है, इनको बताना जरूरी होता है नरेंद्र मोदी जी कितने बड़े महान दार्शनिक हैं, वैज्ञानिक हैं। नहीं, उन्होंने इतना कहा कि जब प्रधानमंत्री जाते नहीं, हैं तो वो विपक्ष का वो साथ नहीं मिलता, जब वो विपक्ष में थे तो पूरा साथ देते थे कांग्रेस पार्टी का। भैया सुनिए, विपक्ष क्या साथ देगा नरेंद्र मोदी जी को? वहां पे नरेंद्र मोदी जी वहां पे अपने उसके साथ गए, अपने लोगों के साथ गए, तो वहां तो हम तो नरेंद्र मोदी जी से कहते हैं बढ़िया, अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी जी ने ब्रिक का शुरुआत नहीं किया है। ब्रिक का शुरुआत 2007-2009 में हो चुका था। 4 देशों ने मिलकर किया ब्रिक्स से हुआ ब्रिक्स, जिसमें 2012 में हमने साउथ अफ्रीका को भी जगह दिया। तो 5 देश दुनिया की 35% इकोनॉमी को रन सर, कर जवाब रहे नहीं हैं। दे 45 सुनिए, 45 आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से 35 था, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, वो करेक्ट कर लेंगे। बात यह है कि आज नरेंद्र मोदी जी उस बनाए हुए मार्ग पे चल रहे हैं जो पहले की सरकारों ने बना दिया था, रास्ता दिखा दिया था, ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा। तो नरेंद्र मोदी जी सिर्फ वहां पे अपना माला पहनने गए हैं, ढोल पिटवा के स्वागत करने गए। नरेंद्र मोदी जी वैसे भी, उनका भाषण आपने सुना ना, क्या बोल रहे हैं? बड़ी जोशी के साथ, गर्म जोशी के साथ हमारा स्वागत हुआ। अरे भैया, आपका स्वागत नहीं हुआ है, देश के प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ है, भारत का स्वागत हुआ है। ऋषभ जी, आऊंगा आपके पास, जवाब आपसे लूंगा। मेरे साथ 3 और मेहमान हैं, जरा उनसे होता आया है। ठीक है, भारत के लोगों का स्वागत पूरी दुनिया ने माना है। ठीक है, कैसी बात करते हैं? मेरे साथ तो शर्मसार होते थे। ठीक है, मेरे साथ और भी मेहमान हैं। भाजपा के प्रवक्ता झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की आदत इन सबको लग चलिए, गई है। संजीव जी, वो झूठ बोलते हैं तो इनको संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जवाब दे लीजिएगा, रिक्वेस्ट होगा आपसे, रिक्वेस्ट होगा। चलिए, ठीक है, दे दीजिए आप। देखिए, दीपक झा जी, मुझे लगता है मुझे संस्कार बता रहे हैं भाजपा का। इनके पार्टी में यही दिक्कत है, बिना पढ़े लिखा के बैठ जाएंगे ना। राजनीतिक मोतियाबिंद के साथ साथ राजनीतिक बहरापन हो गया है। मैंने क्या कहा, ये नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तिगत मंथन नहीं है, भारत का गरिमा बढ़ा है। मैंने पहले लाइन में भारत की बात कही है, व्यक्ति विशेष की बात नहीं कही है। दूसरी बात, 2009 में 2007 में ब्रिक्स नहीं बना है, 2001 में इसका स्थापना हुआ था। तो पढ़ के बैठिए सर, चैनल पे बैठते ठीक है, लोगों को वहाँ खड़े कर देते। अरे भैया, ढोल बाजी से नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी ने एक माला पहने की 5 चलिए, ये बहस कर लीजिएगा, ये बहस कर लीजिएगा 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए शांत हो जाइए। मैं जरा, मेरे साथ 3 मेहमान और हैं, मैं उनको भी शामिल कर लेता हूँ 5 मिनट। चलिए, ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए दीपक जी, शांत हो जाइए सर, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, कब तक करोगे? शांत हो जाइए। पेट भर गया। ठीक है, संजीव जी, चलिए भारत की बात कर लेते हैं, पहले भारत की बात करें। क्या भारत को हासिल होने वाला है? ब्रिक्स सम्मेलन है और ब्रिक्स अब इतना बड़ा मंच हो गया है कि 30 देश अभी और अप्लाई किए हुए हैं कि उनको ब्रिक्स की सदस्यता चाहिए। 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं यहाँ पर। देखिए अबुल जी, ब्रिक्स का जो महत्व है वो विश्व व्यवस्था को किस तरीके से बहुपक्षीय बनाया जाए, बहुध्रुवीय बनाया जाए, उसकी प्रयासों की दिशा में ब्रिक्स का सबसे बड़ा स्थान है।
ब्रिक्स एक ऐसी विश्व व्यवस्था की स्थापना करना चाहता है जो कि जिसमें कि सभी जो इमर्जिंग पावर्स को उसका यथोचित स्थान मिले। जी। और जाहिर है कि वर्तमान की जो विश्व व्यवस्था है वो जो कि अमेरिका और यूरोपीय देशों के द्वारा जो लेड है, उसमें जो इमर्जिंग इकोनॉमीज को, इमर्जिंग नेशंस को यथोचित आवाज उनको स्थान नहीं दिया जाता, उनकी आवाज नहीं सुनी जाती। और इसी वजह से जो ब्रिक्स का जो महत्व है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्रिक्स जो है विश्व की, जैसा कि आपने स्वयं अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बताया कि 45% विश्व की जो आबादी को ये रिप्रेजेंट करता है, लगभग 28% की जो ग्लोबल जीडीपी को ये रिप्रेजेंट करता है। और ये जो संस्थान है ये जैसा कि मैंने कहा कि मल्टीलेटरल और मल्टीपोलर वर्ल्ड को बनाने की दिशा का सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है। इसका महत्व इस वजह से भी बढ़ रहा है, जैसे कि आप जानते हैं कि 5 अन्य देशों ने भी इसमें सदस्यता ली है। अनेक देश इसकी सदस्यता के लिए आवेदन कर चुके हैं। ब्रिक्स का जो महत्व इस वजह से भी बढ़ रहा है क्योंकि जो सबसे बड़ा जो विश्व का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अपनी भूमिकाओं को ठीक तरीके से चूंकि वो नहीं निभा पा रहा है, इसी वजह से, और वहां पर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज को जो यथोचित सम्मान, यथोचित उनकी आवाज को ठीक तरीके से नहीं सुना जाता है, उसकी वजह से जो अन्य जो वैकल्पिक जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जो वैकल्पिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनका जो महत्व है वो बढ़ता जा रहा है। और ब्रिक्स का आर्थिक रूप से विशेष रूप से महत्व है। ब्रिक्स के ये जो देश हैं वो एक ऐसी प्रणाली को विकसित करने की दिशा में बढ़ रहे हैं कि जिसमें कि ब्रिक्स देशों के जो बैंक्स हैं आपस में क्लोजली उनका कोऑर्डिनेशन होगा और एक ब्रिक्स पे नामक एक सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। जैसा कि यूरोप में स्विफ्ट का सिस्टम है, यदि आप सरल भाषा में यदि बात करूं मैं, तो जो भारत में यूपीआई का जो सिस्टम है जिसके माध्यम से भारत के अनेक बैंक से जुड़े हुए हैं, उसी तरीके से जो ब्रिक्स के जो राष्ट्र हैं वो ब्रिक्स पे नामक एक बैंकिंग इंटर बैंकिंग सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं और उसके माध्यम से राम श्रीवास्तव जी, है। एक सवाल क्योंकि हमने ये भी उठाया था कि चीन और रूस विश्व पटल पर एक अमेरिका को चुनौती देने के लिए इस ब्रिक्स का जो मंच है उसको और बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मानते हैं आप? देखिए, ब्रिक्स की जो स्थिति है वो एक बहुत समय की आवश्यकता के अनुसार है। कारण ये था कि देखिए, सभी जानते हैं कि दुनिया में 2 पड़ थे, एक तो पूर्वी और एक पश्चिमी, एक कम्युनिज्म का, एक कैपिटलिज्म का। और पिछले कई सालों से, पिछले 40-50 साल से आप देखेंगे कि कैपिटलिज्म जो है हावी तो हो रहा था, प्रोग्रेस तो हो रही थी, लेकिन उससे आम जनता का लाभ नहीं हो रहा था। लोग गरीबी रेखा के नीचे आ रहे थे। हालांकि गुलामी हट गई, लेकिन इसके बावजूद भी लोग जो हैं जितनी दयनीय स्थिति में जी रहे थे, उन देशों के समाज का उत्थान के लिए, छोटे छोटे देशों के उत्थान के लिए, विकासशील देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस तरह की संगठन बनाया गया, जिससे कि डॉलर की जो मोनोपोली थी वो कम करके ये देश आपस में अपनी मुद्राओं में व्यापार व्यवसाय कर सके। और रहा सवाल ये कि इसको अगर राजनीतिक चश्मा उतार कर देखेंगे तो ही ज्यादा बेहतर होगा। मुझे बड़ा दुख होता है जब एक अच्छे प्रोसेस को लोग जो है जलेबी पॉलिटिक्स में लपेट कर, सिर्फ उनको एक वायरस है, एक व्यक्ति विशेष से, प्रधानमंत्री से उनका नाम आया, सब बौखला जाते हैं, उसकी अच्छाई भी भूल जाते हैं, ये भी नहीं समझते इसके कारण देश की कितनी प्रगति हुई है, देश कहाँ जा रहा है। और ये सिर्फ एक कुर्सी की लालसा लेकर विदेशों में जो बदनाम कर रहे हैं उसमें घोर निंदा करता हूँ। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि राष्ट्रीय हित में हमारे प्रधानमंत्री अगर कहीं जाते हैं तो केवल जो है वो किसी एक पार्टी का नेतृत्व नहीं करते, पूरे भारत का नेतृत्व करते हैं। उनको सम्मान के साथ देखना चाहिए, उनके विचारों को समाज में देखना चाहिए। 3 बार जनता ने उनको जो चुन के भेजा है, कौन सम्मान नहीं देता? आपको क्या लगता है कौन नहीं देता सम्मान? विपक्षी लोग जो है इस तरह की उल जलूल बातें करा करते हैं। कभी कहते हैं चौकीदार चोर है, फिर माफी मांग लेते हैं, कभी गले पड़ते हैं, फिर आंख मारते हैं। ये सब जो राजनीति चल रही है, जलेबी राजनीति, ये मैं इसका घोर निंदा करता हूं और साथ में निवेदन करता हूं कि राष्ट्र हित में, देश के हित में और प्रजातंत्र के हित में इन उल जलूल बातों से अपनी कुर्सी का लोभ छोड़कर जरा व्यापक दृष्टि से देखिए दुनिया आज भारत को क्या समझ रही है। आज हमारे प्रधानमंत्री की ताकत है
कि नहीं तो वो आप पुतिन क्या के चाहते गले में हैं, हाथ डालकर विपक्ष बात करते हैं। विपक्ष कुछ ना कहे, प्रधानमंत्री की आलोचना ना करे? बोलने दीजिएगा। विपक्ष कहे, लेकिन वो बात कहे जो उसको कहना चाहिए। विपक्ष सिर्फ उलझलूली चलिए, बातें वो दीपक जी- करता है दीपक जी कि अगर जवाब मैं दीजिए। प्रधानमंत्री होता तो 15 मिनट में चीन को 100 किलोमीटर पीछे फेंक देता है। ये बकवास है। इसको जो है कोई दुनिया की ताकत जो है कोई दुनिया के व्यक्ति अप्रिशिएट नहीं कर सकता है, और यही एक कारण है कि ठीक है। आज विपक्ष की दीपक जी। दुर्दशा होती चली जा रही है। दीपक जी, इसलिए दुर्दशा हो रही है। देखिए मैं इनको देख नहीं पा रहा हूँ कौन से सज्जन है इतने ये नरेंद्र मोदी जी ये के राम साथ में श्रीवास्तव डूबे जी हुए हैं। हैं, राम श्रीवास्तव जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। मुझे तो लगता है कि विदेश मामलों के कम मोदी जी के ज्यादा जानकार लगते हैं, तो अच्छी बात है। मैं इनके व्यक्तिगत विचारों का मोदी जी के तारीफ करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस चैनल पे बैठ के देश को विपक्ष को गाली देने का काम करेंगे तो थोड़ा सा बुरा लगता है। ये तटस्थ रहना चाहिए। विदेश मामलों के लिए जरा नरेंद्र मोदी जी की नीति बता दे कि कोई अंदर आया नहीं, कोई बाहर गया नहीं, उस पर बात कर लीजिए। क्या हुआ आपका बांग्लादेश के साथ, क्या रिश्ते हैं, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, आपने हिंदुओं के ऊपर वहां पे कार्रवाई क्या किया कि वहां पे हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं और आप यहाँ पे बैठ के नरेंद्र मोदी का ढोलक माला जप रहे हैं। तो व्यक्तिगत बात मत करिए। विपक्ष अरे नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, भारत के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो भारत के प्रधानमंत्री की बात हम करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री से सवाल हम भारत में करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री से हम पूछेंगे 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ। भारत के प्रधानमंत्री से हम पूछेंगे कि हमारी जो डॉलर की कीमत है वो 84 रुपए क्यों पहुंच गई। नरेंद्र मोदी जी कहते थे जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है। तब आप क्या बात है। और बात यहाँ पे आके करते हैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ उलझलूल। तो कृपया ऐसे अनाप शनाप अनर्गल बयान मत करिए। नरेंद्र मोदी जी से पूछ लीजिए, आप इतने उनके करीबी हैं और चाहते होंगे वो आपके, तो पूछिएगा कि 84 रुपए कैसे पहुंच गया रुपया। नरेंद्र मोदी जी आपका चरित्र गिर गया कि भारत के प्रधानमंत्री का चरित्र गिर गया। मैं ऐसा बोलूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपकी भाषा में आपको सम्मान के साथ बोलूंगा कि नरेंद्र मोदी जी का चालीसा या मत पढ़िए, देश की बात करिए। देश की बात करेंगे तो आपका भी भला होगा, देश का भी भला होगा, देश के लोगों का भी भला होगा, सबका भला होगा। ठीक है, व्यक्तिगत बात कोई नहीं हो रही है। ठीक है। अब मैं माथुर साहब के पास अभी तक नहीं गया हूँ। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी। अनुज जी, एक सवाल मैं ले लूँ, उसके बाद फिर मैं जाऊँगा ऋषभ जी के पास। क्या नाटो के मुकाबले खड़ा करने की कोशिश है रूस और चीन की ब्रिक्स को? देखिए, एक तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, 2-3 हमको बातें समझने की आवश्यकता है। पहली बात, भारत का कद, भारत का, ये शाह जी भी सुन लें, भारत का मैं बोल रहा हूं, कोई गलत इसमें समझने की आवश्यकता नहीं है। जी। पिछले कुछ वर्षों में बहुत आगे बहुत बढ़ा है, भारत का कद बढ़ा है, भारत की ताकत बढ़ी है। आज भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो कि चीन से भी, रूस से भी सामान खरीद रहा है, ईरान से भी ट्रेड रिलेशंस हैं, इजराइल की भी से भी रिलेशनशिप है, फ्रांस से भी है, अमेरिका से भी है। ये ओवरऑल जो है मेरे हिसाब से पिछले कुछ दशकों में भारतवर्ष की जो शक्ति है और भारतवर्ष की जो पहचान है वो बहुत बढ़ी है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। पहली बात। दूसरी बात यह है कि भारतवर्ष ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है, फिर मैं बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी का नाम नहीं ले रहा हूं, हालांकि कहा उन्होंने था, लेकिन क्लियर कर दिया है कि आज के विश्व में शांति की आवश्यकता है, आज के विश्व में डिप्लोमेसी की आवश्यकता है, डायलॉग की आवश्यकता है, और इस बात को साफ क्लियर कर दिया है। और यही वजह है कि आपके भारत के प्रधानमंत्री 3 महीने में 2 बार रूस, 1 बार यूक्रेन जाकर के और दोनों से सही प्रकार से बातचीत कर सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये जो ब्रिक्स है, जिसको कि आपने प्रश्न जो किया था कि ये क्या ये नाटो के समानांतर खड़ा किया जा रहा है, नहीं, ये बात नहीं है। ब्रिक्स जो है वो प्राइमरीली, हालांकि वो प्रयास है कि एक बहुत बड़ा संगठन बने और वो एक विश्व के जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है उस वर्ल्ड ऑर्डर को डिफाइन करे। उसकी वजह यह है कि जो यूनिपोलर वर्ल्ड अमेरिका के नेतृत्व में चल रहा था वो बिखर रहा है। आज की तारीख में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स है वो शिफ्ट हो गई है एशिया पैसिफिक में। लेकिन आपने इतनी बातें कही, लेकिन आपने कहा कि विश्व पटल पर भारत का नाम ज्यादा, अब कद ज्यादा बढ़ गया है, प्रधानमंत्री को इसका श्रेय जाता है, जाहिर सी बात नहीं, आप
मैं एक प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, जी। अनेक, मतलब ये भारतवर्ष को श्रेय जाता है, उसको लेट अस नॉट पॉलिटिसाइज इट। ठीक हम है। ब्रिक्स की बात कर रहे हैं, हम ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को नाटो के समानांतर, नाटो के मुकाबले में खड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। उसमें हम किसी इंडिविजुअल को और उसको शामिल ना करें तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा, चलिए, ठीक और है। डिस्कशन जाहिर सी सही बात है। डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है। जो मेरा जो ऋषभ प्रश्न, जो बात थी मेरी, वो ये थी कि ये ब्रिक्स जो है ये इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन होता चला जा रहा है, और इनका जो एक मेजर एजेंडा जिसके ऊपर डिस्कशन होने वाला है वो डी डॉलराइजेशन, मतलब जो डॉलर के ऊपर वर्ल्ड ट्रेड की इतनी ज्यादा जो डिपेंडेंस है उसको कम करना, संभवतया एक ब्रिक्स की अपनी करेंसी यूरो की तर्ज पर बना सकना, या करेंसी नहीं भी हो सकता है इस बार ना हो सकता है, अगली बार इसका कुछ प्रयास हो सकता है, उसको तैयार करना। एक यूपीआई वाला ऑलरेडी ये पॉइंट आ चुका है। तो ये तमाम चीजें मिलकर के इस बात को दिखाती हैं कि जो ब्रिक्स का जो संगठन खड़ा बन रहा है आगे जाकर के, ये निश्चित रूप से G7 का पैरेलल होने वाला है। ये आप ठीक है। देखेंगे कि हम G7 में भी हैं और ब्रिक्स में भी हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो पहला डीएस्केलेशन शुरू हुआ है चाइना और इंडिया के अंदर, वो एक मैसेज सेंडिंग है, मैसेज गिविंग है, उसमें रूस का भी हाथ है, और ये मैसेज किया जा रहा है कि ब्रिक्स के जितने राष्ट्र सदस्य हैं, वो तमाम सदस्य एक तरफ सोच रखना चाहते हैं ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जा सके, चाहे ठीक है। वो ईरान हो या चलिए, ठीक है। चाइना हो या इंडिया हो। ऋषभ जी, उनकी अपनी संजीव जी, एस्पिरेशंस को एक तरफ छोड़ के, और वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ठीक मैसेज है। मेरे हिसाब से भेजा गया था। ऋषभ जी, दीपक जी की बात का जवाब देना चाह रहे थे, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, ऋषभ जी। हाँ सर, निवेदन होगा, प्लीज बीच में इंटरफेयर ना करें दीपक जी, मेरा विनम्र निवेदन होगा, मैं जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो ब्रिक्स का जो इनॉग्रेशन था 2001 में उस संगठन तैयार हुआ था। दूसरी बात, जब आपके घर के बच्चे या घर का मुखिया कहीं बाहर जाता है तो घर के अंदर कितना भी मनमुटाव हो, तो हम, कोई मेहमान भी घर में आता है तो हम आपस में एक तालमेल दिखाते हैं, या घर में कोई फंक्शन होगा, कोई आएगा तो हम आपस की लड़ाई को उनके सामने फटे कुर्ते और लड़ाई झगड़े नहीं शुरू करते, उनके लिए सोफे बिछाते हैं, सिंघाड़ा जिलेबी बाजार से लाते हैं, उनके सामने पेश करते हैं ताकि घर की लड़ाई घर में रहे। अक्सर देखा गया है, दुर्भाग्य है कि जब कांग्रेस के मुखिया जाएंगे बाहर तो भाजपा भारत को करेंगे बदनाम, और जब भारत के प्रधानमंत्री जाएंगे नरेंद्र मोदी जी बाहर तो ये उस समय भी करेंगे भारत को बदनाम। नहीं, भारत तो को बदनाम एजेंडा कैसे केवल करें? एक मिनट ऋषभ जी, अगर प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कहा जाता है तो भारत की बदनामी कैसे होती है? जी बेशक मैं बता रहा हूं सर, बेशक बता रहा हूं। प्रधानमंत्री की आलोचना कीजिए और सीना ठोक के कीजिए। जब वो भारत के अंदर चुनावी रैली में रहेंगे तो आपने क्या कुछ अपशब्द नहीं कहा, कीजिए, लेकिन जब वो ब्रिक्स में जाते हैं, G20 में जाते हैं, तो वो कोई भारतीय जनता पार्टी का सिंबल लेके नहीं जाते। अशोक स्तंभ के तहत दीपक झा जी के भी प्रधानमंत्री बन के जाते हैं, तो उस समय आप बोलेंगे 2 करोड़ रोजगार, उस समय आप बोलेंगे ये बदनाम कर रहे हैं, देश की स्थिति खराब है। इस तरह की बातें करना और इस तरह का परसेप्शन सेट करना, तो देश की जनता ने चुनाव में तो उसका जवाब दे दिया, फिर से हमें चुन के ले आए। किसान हमारे अगेंस्ट था, पहलवान हमारे अगेंस्ट था, सब हमारे अगेंस्ट थे, फिर भी हमें चुनकर ले आए। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं सर, सबसे इंपॉर्टेंट विषय क्या है, इसी ब्रिक्स में जब पहली बार प्रधानमंत्री जी 2014 में गए थे और वहां पे जब कहा गया था पाकिस्तान के द्वारा मनमोहन सिंह जी के खिलाफ बात कही गई थी, मोदी जी ने कहा था तमीज में रहना पाकिस्तान, आदरणीय मनमोहन सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, एक शब्द उनके खिलाफ नहीं सुन सकता हूं। यह होती है अपनी देश की लोकतंत्र और मजबूती को दर्शाना। और अटल जी का मुझे वो कोट भी याद है, जब उनको विपक्ष के नाते बाहर वो गए थे, उन्होंने कहा था वी आर द लार्जेस्ट पार्टी एंड वी आर इन द अपोजिशन, और जो सबसे छोटी पार्टी है वो आज रूल कर रही है। ये देश की लोकतंत्र की खूबसूरती है, तो क्या ये हम भूल जाए? हमने विपक्ष में लंबा समय रहा है, लेकिन जब दीपक जी को जवाब देने की बात आती है तो आलोचना देश की नहीं करते हम। ठीक है, देश की आलोचना क्यों होती है दीपक जी, ये आरोप है। देखिए, खिसियाने बिल्ली खंभा नोचे, जब इनके पास कुछ बोलने को बचता नहीं, मुद्दों की बात होती नहीं। मैं तो कहता हूँ ना, ब्रिक्स का निर्माण ही इसलिए हो गया था, इसी प्रयोजन से कि दुनिया में इन 4-5 देशों का नाम हो सके। 4 देशों ने शुरुआत किया था, आज 5 देश हैं, तो दुनिया में हम सबका डंका बजे, भारत भी उसमें एक पार्ट रहेगा। नहीं तो अब तो ज्यादा देश हो गए, 4 देश और जुड़ गए हैं उसमें, 4 से 5 हो गए हैं जी। नहीं, 5 के बाद भी और अब तो ज्यादा हो गए, 9 हो गए हैं। 4 से 5 मैं वही कह रहा हूँ, 4 से 5, 5 से 9, 9 से 15 भी होंगे जी। और देखेंगे कि इसमें जो
फाउंडर मेंबर रहेंगे उनका कितना दुनिया में वर्चस्व बढ़ेगा, इसी पर्पज से बनाया गया था। लेकिन आज ये भाजपा बौखला क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं कि भाई बढ़िया है, अच्छी बात है, जाइए, स्वागत हो रहा है पूरे देश में भारत का, उसमें तकलीफ किसको हो रही है। लेकिन भाजपा क्यों नरेंद्र मोदी से सवाल करने में परेशान होती है? हम भैया देश के अंदर देश में ही सवाल करते हैं आपसे, चुनावी रैली में आप सवाल करते हैं कांग्रेस से, आप सरकारी सभाओं में जाके सरकार सवाल करते हैं कांग्रेस से, आप विदेशों में देश गाली देते हैं जाके जवाहरलाल नेहरू जी को, आप विदेशों में जाके गाली देते हैं इंदिरा गांधी जी को। अरे हमारी पार्टी ने, हमारे देश ने, हमारी सेना ने, यहाँ पे माथुर साहब बैठे, इनको पता है 1971 में भारत कमजोर था या मजबूत था, लेकिन पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया था। 1951 का भारत और अब के भारत में विकास होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। और 2050 में, 2070 में भारत का विकास होगा। ये तो विकास नहीं, वो ये बात कर रहे हैं। आप देश में कीजिए, आप देश में प्रधानमंत्री की आलोचना कीजिए, बुराई कीजिए, जो भी बयान आपको देना है दीजिए, लेकिन विदेश में जाकर प्रधानमंत्री की बुराई करना, विदेश में जाकर भारतीय लोकतंत्र को कहना कि वो खतरे में है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। आज दुनिया पे ग्लोबलाइजेशन है, पूरी दुनिया में। जी मैं आ रहा हूँ ऋषभ जी आपको। कहीं भी ग्लोबलाइजेशन, नरेंद्र मोदी जी को शर्म आती थी क्या जो कोरिया में जाके बोले थे? भाजपा के लोग माफी मांगेंगे क्या कि जब बोले थे भारत में पैदा होना है शर्म की बात है, ये सांप सब फेरों का देश है, जादू मंत्र का देश है, नरेंद्र टोना टोटका होता है यहाँ पे। नरेंद्र मोदी जी ऐसा करते थे विदेशों में जाके। तो भारत की छवि उन्होंने क्या बनाया? भारत की छवि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए इस तरीके से बनाया है। बात है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ प्रचार के ढोल बाजे और तमाशे के प्रधानमंत्री है। दुनिया में जाते हैं, 100 लोगों को अपना ले जाके इंडिया से, आप उनका जांच करा लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ इनकी जांच करवा लीजिए कि कहाँ से लोग जाते हैं इतने सारे के सारे यहाँ से प्लेन में भर। आपको क्या शक है? आपको क्या शक है? अरे मैं शक नहीं, मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ, दावा है, प्रूफ है। सारे के सारे जो लोग वहां पे बोलते हैं, मैं कोई कहता है पटना से आया हूँ, कहता है कोई गुजरात से आया हूँ, और फिर रैली खत्म, लोग भारत में आ जाते हैं। अच्छा, वो वहां के निवासी नहीं होते हैं, तो आप कह रहे हैं एनआरआईज नहीं होते, वो यहाँ से जाते हैं पहले से। देखिए 100 में से 5 एनआरआईज होते हैं, 90 लोग यहाँ से जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी का काम है, ले जाने का काम करते हैं। राम माधव जी पहले मैनेजमेंट इनका किया करते थे, लेकिन खैर इस मुद्दे पे हमें बात नहीं करना है। अपने लिए ताली बजवाइए। तानाशाह जब हमारा राजा जब सिर्फ और सिर्फ अपने खुशियों पे काम करता है तो देश को भूल जाता है, देश पीछे हो जाता है। तो नरेंद्र मोदी जी के लिए अपना चश्मा, अपना कुर्ता, अपना कपड़ा, ये सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। देश उनके लिए सेकेंडरी है। ऋषभ जी ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? यहाँ से लोग लेके जाते हैं प्रधानमंत्री? सर मुझे लग रहा है कि आज कॉमेडी शो भी फेल हो जा रहा होगा आपके डिबेट के आगे। दीपक झा की बातों में इतनी हंसी आ रही है। अरे जब संवाददाता उनसे पूछता है कि भारत के किस कोने से आते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं गुजरात से हूँ, पटना से हूँ, कर्नाटक से हूँ, मुंबई से हूँ। इतनी तो समझ रखिए गुरुजी। अरे उनसे जब पूछा जाता है कि भारत में आप किस कोने से हैं, और दूसरी बात मैं आपको एक बात स्पष्ट बता रहा हूँ सर, दुनिया में है, लेकिन आप लोग सर जवाब दे दो, जवाब नहीं बोला, पहले बात पूरी होने दीजिए। धन्यवाद सर, प्लीज अबुल भाई, आपके ज्ञान के लिए धन्यवाद। भीड़ इकट्ठा करने में माहिर है। बात है कि नरेंद्र मोदी जी ब्रिक्स में जाके क्या चलिए पहले बोलने दीजिए उनको, पूरा जवाब तो सुन लीजिए। दूसरी बात 1971 की बात करते प्रधानमंत्री को सलाम और सैल्यूट करते हैं। 1971 में आरएसएस ने भी सहयोग किया था, और लेकिन जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो ये सवाल पूछने, प्रूफ मांगने चले जाते हैं। हमने तो 71 में प्रूफ नहीं मांगा था, हम तो सरकार के साथ खड़े नजर आए थे, और हमने तो कई दफा कहा है ना फौज हारी ना कौम हारी। उस समय हमने नारा भी दिया था जनसंघ के हमारे लोगों ने। क्या बात करते हो सर आप? हमने कभी भी भारत के सरकार की जब एकता की बात आई हमने सवाल खड़ा नहीं किया है, लेकिन अक्सर देखा गया है जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो आप प्रश्न पूछने नजर आए। देखिए प्रूफ मांगेंगे क्या, किस मुंह से मांगेंगे? प्रूफ देने का काम हमने किया। पाकिस्तान का 2 टुकड़ा कर दिया, सैनिकों का सवाल आप खड़ा करते हैं, पाकिस्तान को बांट दिया, बांग्लादेश बन गया। प्रूफ मांगोगे? है औकात भाजपा वालों की प्रूफ मांगने की, देश के गद्दारों की? अरे श्यामा चरण प्रवक्ता की तरफ बात मत कीजिए, कुछ रिसर्च करके बैठिए। अरे देश के साथ गद्दारी करने वाले गोडसे के पुजारी प्रूफ मांगेंगे, शर्म नहीं आती है? प्रूफ उन्हीं से मांगा जाता है जिनकी नियत में खोट होता है। जो आपकी नियत में खोट है, भाजपा की चैनल पे देश के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का काम। चलिए ठीक है, व्यक्तिगत ना होइए, व्यक्तिगत ना होइए, कुछ नहीं है, ठीक है, व्यक्तिगत ना होइए। भाजपा के लोग क्या सबूत देंगे देश को?
भाजपा के लोग क्या सबूत मांगेंगे? अरे गद्दारों की पार्टी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर देखिए इन लोगों ने क्या किया है? यही किया है, जनता देश को बांटा है, कर रही है, फिर भी नहीं लोग सुधर रहे हैं। करते रहिए देश विरोधी गतिविधियां, ऐसे ही बैठे रहेंगे विपक्ष में, ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे अपोजिशन में रहकर। हो रही है और आपका प्रधानमंत्री और आपके गृह मंत्री शांति से चिल्लाते बैठे चलिए हैं। ठीक है, हम ब्रिक्स पर बात कर रहे हैं सर, हम ब्रिक्स पर बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस और बेरोजगारी आपकी सत्ता की बनी शांत रहिए, शांत रहिए ऋषभ जी, शांत रहिए। राम श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रहे थे, मैं सुन नहीं पा रहा था। चलिए ठीक है, आपको गरीब जनता की नहीं पड़ी है, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, शांत रहिए। राम श्रीवास्तव जी कुछ कह रहे थे बीच में, मैं सुन नहीं कह पाया। रहा था कि विदेश के मामले में जी। इतनी हलकत बातें सोचना कितना गंदा लगता है। जरा विदेशों में जाकर वहां के जो प्रवासी भारतीय हैं उनसे जरा चर्चा करके देखिए क्या हालत है। आज भारतीयों की इज्जत कितनी बढ़ गई है। आज 30% से ज्यादा नासा में लोग काम कर रहे हैं। आज नासा के लोग जो है भारतीय इसरो की मदद ले रहे हैं और अपने सैटेलाइट यहाँ भेज रहे हैं। तो इसका श्रेय किसको जाता है? क्या इसका श्रेय सिर्फ प्रधानमंत्री श्रेय जो है नरेंद्र मोदी को वर्तमान जाता है? सरकार को जाता है, वर्तमान सरकार को जाता है। अच्छा, और पिछली निश्चित रूप सरकारों ने से काम नहीं किया, आप ये कह रहे हैं? पिछली सरकारों ने जो काम किया है उस काम को जो है जिस दूसरी गति से इन्होंने बढ़ाया है, अगर ये काम पहले हो जाता तो आज भारत की स्थिति नहीं होती। अबुल मुझे अच्छी तरह याद भाई है। इनसे पूछ लीजिए, नासा में काम करने वाले कहाँ से पढ़ के गए हैं? नरेंद्र मोदी जी की यूनिवर्सिटी में पढ़ के गए हैं क्या? नरेंद्र मोदी जी ने बनाया क्या? मेरे ख्याल से दुनिया आप में अपने ज्ञान जो और डॉक्टर भाषा हैं, पर जो थोड़ा भी संयम इंजीनियर हैं, रखिएगा। जो पढ़े हुए लोग हैं, भारत आप के वहाँ अपने से- ज्ञान और भाषा पर संयम नहीं, नहीं, रखिएगा। भाषा नहीं, आप इसमें बताइए ना, जरूर बातें मत नरेंद्र मोदी करिएगा। के चरण छू मैं मैंने आपको बैठे बता हुए दूं, हैं। नरेंद्र मैं मोदी जी ने आपको बता विश्वविद्यालय दूं, मैं बनवाया उन था क्या? लोगों में से नरेंद्र हूँ। मोदी जी के कॉलेज में पढ़े हैं क्या? कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं? श्रीमान नासा में जी, काम मैं करने उन वाले? लोगों में से हूँ जिसने अंग्रेजों का शासन भी बालकाल में देखा है और मैंने नेहरू जी का काल भी देखा है, इंदिरा जी का भी देखा है और मेरे जितने अच्छे विद्यार्थी आपके कांग्रेस में हैं। लेकिन आज आपने इस तरह का उपवास करके अपनी पार्टी का पतन प्रदर्शित कर दिया है। आपको थोड़ी अरे आप शर्म आना नरेंद्र मोदी चाहिए। जी के, अरे आपको शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि आप कांग्रेस का शासन देख के आज कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, क्योंकि आपने नरेंद्र नहीं, मोदी मैं की गाली भक्ति नहीं में दे जो रहा हूँ, भक्ति जो की अच्छाई है बात उसको कर रहे अच्छाई हैं, बताऊंगा। देश की बात करिए। कांग्रेस ने इस देश चलिए, को जो ठीक दिया है। ना, वो आप भी नहीं दे देश सकते। की नरेंद्र बात मोदी ही ठीक को। है। कर रहा हूँ। हाँ, तो एक देश की समय बात वो करिए, था। नासा की बात करेंगे, नासा में पढ़ने वाले, काम करने वाले लोगों की बात करेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे देश में कि नासा में काम करने वाले लोग आईआईटी से पढ़ के गए हैं और वो आईआईटी नेहरू जी ने बनवाए थे। ये नहीं बताएंगे आप, आधी अधूरी बात करते हैं। मुझे तो संजीव, आपकी उम्र संजीव, ज्यादा चलिए, लग रही है। ठीक है। क्या दिख रहे हो? शाबाश, क्या शाबाश। ठीक है सर। बैठ के बहुत चैनल अच्छे। पे एहसान कर दिए थे आप। बहुत अच्छे। हाँ? अरे एहसान सबसे आपकी हो क्या? एहसान इम्पोर्टेंट विषय यह है कि जब आप देश एहसान को करते 4 हो क्या रोटी खाने गरीबों की पे? आप आवश्यकता थी, एहसान करते हो 2 क्या रोटी कि मैं खिला क्या? के अरे भूखा देश पेट की सुलाए जनता लोगों ने देश प्रधानमंत्री को। इसीलिए और आज चुनती है यहाँ कि के देश महिला का मंडल विकास कर रहे हैं। और देश इतना का ही अच्छा विकास सा वही कांग्रेस करेगा को क्यों जनता नकार रही है? देश क्यों का विपक्ष में विकास जो बैठा रही है? प्रधानमंत्री बनेगा करेगा। और क्यों नरेंद्र चुनाव मोदी में जी हार की के तरह सामना देने जुमलेबाजी, पड़ रहा है आप झूठ का लोगों विकास को? तो हुआ ठीक ही है, पूरे चलिए 10 शांत सालों में। रहिए। संजीव जी, संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ में। संजीव जी, अगर बात की जाए, हारते जा रहे हैं, घमंड नहीं शांत रहिए टूट रहा है। सर, शांत रहिए रत्ती सर, जल के शांत नीचे बैठकर नहीं जा रहिए। रही। ऋषभ झूठ जी, बोलना ऋषभ बंद जी, करिए तिवारी जी, ऋषभ झूठ जी, बोलना बंद ऋषभ करिए, जी, जीत रहे हैं ऋषभ ना। जी, ऋषभ देश जी, के बारे में सोचिए, ऋषभ देश के जी, लोगों के दीपक बारे में जी, सोचिए। ऋषभ जी, दीपक नरेंद्र जी, मोदी करना बंद दीपक जी, करिए। दीपक जी, दीपक झा जी, शांत रहिए थोड़ा सा। मैं कुछ और मामले भी हैं हमारे साथ, कुछ खास मेहमान और हैं, विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए सर, सबको मालूम। अरे वो भी राजनीति कर रहे हैं, आप भी राजनीति कर रहे हैं, सबको हक है अपनी बात कहने का, उनको कहने दीजिए। संजीव जी, विदेश मामलों की जानकार यहाँ पे बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी। अरे चलिए संजीव थोड़ी जी, सी शर्म करें, अपनी उम्र का लिहाज करें। संजीव जी, संजीव जी, नहीं तो क्या करें? अगर नेहरू जी करें, डोकलाम में जाके चाइना के गोद में जाके बैठ के उनकी बात ऋषभ करें, जी, पाकिस्तान ऋषभ का जी, मंडा मंडल करने सर, वाले की बात करें। ऋषभ अरे जी, चाइना को ला ला के दिखाइए ना, ऋषभ जी, झूला झुलाते सर हो, ब्रिक्स पर बात कर रहे हैं सर, ब्रिक्स पर भारत के जो, ठीक है, चिकन खिलाते हो, देश वो दिन नहीं देश भूला के है। नाम पे मटन शाबाश, मंगा बना शराब के पिलाते हो, रखिए अपने देश को। को शांत रहिए। वैक्सीन बनाने की आप लोगों ने मनोबल लाल आग किया था। दिखाइए चाइना को, बात कर रहे हैं यहाँ लाल पे आग बैठकर। दिखाया चाइना को, उसको गोद में खेल रहे हैं आप। अरे आप जो टेक्नोलॉजी आज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अबुल जी मैं कुछ कहूँ? अबुल जी, 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 छिप जाता है एक बाद में, मिनट, टेक्नोलॉजी संजीव, आपने संजीव बनाई जी, है। जरा इनको आप- संजीव जी, आपने बनाई है। संजीव जी को बोलने का मौका दूंगा। हमें भी आप- सर दीपक जी, आप सारा जरा वक्त हमें भी सर बोलने का दोनों, मौका दें आप। जी संजीव जी, आप ही के पास आ रहा था मैं, और मैं बात कर रहा था द्विपक्षीय वार्ता होने की उम्मीद है चाइना के साथ। चाइना के साथ एक समझौता हुआ जिसमें वो ज्वाइंट पेट्रोलिंग होगी, फौजें थोड़ी पीछे चली जाएंगी ऐसे LAC से, ये तमाम समझौते हुए हैं। ऐसे में रूस और भारत और चाइना के संदर्भ की अगर बात की जाए तो कितना महत्वपूर्ण है ये विदेश दौरा प्रधानमंत्री का ब्रिक्स का?
अबुल जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। जी। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और भारत की जो विश्व में जो प्रतिष्ठा है वो लगातार बढ़ रही है और उसकी वजह से भारत की जो वैश्विक जिम्मेदारियां भी लगातार बढ़ रही हैं। और जब भारत अपनी वैश्विक जिम्मेदारियों को तभी पूरा कर सकता है कि जब भारत का प्रत्येक नागरिक उसमें अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन करे। और जो मैं ये डिबेट देख रहा हूँ, ये हमारे जो विपक्षी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, वो जिस तरीके से पूरी डिबेट को डिरेल करके वो पुराने विषयों की तरफ वो ले जा रहे हैं, ऐसे में तो मैं कोई फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच उनके मैं देखता नहीं हूँ। जिस तरीके से जो ब्रिक्स का जो महत्व है उसके बारे में उनकी पार्टी क्या सोचती है, वो क्यों नहीं अपनी बात को रखते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति और उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कामों की आलोचना पे ही अपना सारा ध्यान फोकस कर रहे हैं और फिर अनेक उलूल जुलूल बातों में भी अपना ध्यान, अपना समय भी जाया कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये विपक्षी दल है, उनकी भी जिम्मेदारी चलिए बनती ठीक है, वो विपक्ष का काम है, जो सरकार का काम है वो कर रही है। मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं। बताएं, अपने विचारों को बताएं और देश का मार्गदर्शन करें, वो ज्यादा बेहतर होगा, न कि सिर्फ आलोचना प्रत्यालोचना में अपना समय जाया करें। ये मैं अवश्य कहना चाहता हूँ। जो आपने प्रश्न किया है भारत और चाइना के संदर्भ में, तो देखिए भारत और चाइना के बीच में कल जो सहमति बनी है वो मैं एक बेहद सकारात्मक तरीके का घटनाक्रम देखता हूं। और भारत और चाइना के बीच में संबंधों में एक असामान्य स्थिति थी और जिसको कि ये जो नया भारत है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का, उसने बहुत ही स्पष्ट रूप से चाइना को बताया कि जब तक आप सारे विषयों के ऊपर अपना जो कंक्रीट एक्शन ऑन द ग्राउंड है उसको लेकर के नहीं दिखाएंगे, जो अनेक आपने जो स्टेटस को बिगाड़ के रखने वाली जो स्थितियां क्रिएट कर रखी हैं, जब तक उसको आप ठीक करके नहीं दिखाएंगे तब तक हमारे संबंध सामान्य नहीं हो सकते। कुछ एरियाज में एंगेजमेंट अवश्य हुआ था, गलवान में, पैगोंग त्सो में, गोगरा हॉट स्प्रिंग में, लेकिन देप्सांग और देमचौक का जो विषय था वो अभी भी चाइना ने एड्रेस नहीं किया था। लेकिन चाइना ने अनेक घरेलू दबावों की वजह से भी, वैदेशिक दबावों की वजह से भी भारत के साथ अपने संबंधों को सामान्य करने में ही अपनी भलाई समझी है और अब वो भी अब देप्सांग और देमचौक के विषयों पर भी वो पेट्रोलिंग को लेकर के सहमति पे वो आ गया है। और ये इस बात को दिखाता है कि भारत की जो कूटनीति है, जो भारत की विदेश नीति है, वो कितनी सफल है। भारत अपनी 1 इंच की जमीन के साथ भी कभी भी कोई समझौता नहीं कर सकता। ये जो नया भारत है वो चाइना के चरित्र को ध्यान में रखते हुए, चाइना के जो विस्तारवादी, उपनिवेशवादी, डिसेप्टिव जो उसका जो चरित्र है उसको ध्यान में रखते हुए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ बात कर रहा है। एक अच्छा घटनाक्रम है। देखिए अबुल जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, भारत और चाइना विश्व के 2 सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं। दोनों पड़ोसी राष्ट्र भी हैं, प्राचीन सभ्यताएं हैं और यदि इन दोनों देशों के बीच में संबंध सुधरते हैं तो ये न सिर्फ भारत और चाइना की जो बड़ी आबादी है उसके लिए अच्छा होगा, बल्कि पूरे विश्व में अच्छा मैसेज जाएगा। ठीक है, दोनों मेजर पावर्स। अनुज जी, कई जी पूरी कर लीजिए बात आप अपनी। तो इस लिहाज से मैं देखता हूं कि जो कजान में जो ब्रिक्स की साइड लाइन में प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में एक वार्तालाप की संभावना है और यदि ये बातचीत होती है तो जो ये हमारे और चाइना के बीच में जो एक सहमति बनी है उसको अमली जामा पहनाने में और उसको और अधिक पुख्ता करने में और हमारे जो लार्जर इंडिया चाइना रिलेशनशिप को नॉर्मल करने की दिशा में एक अच्छी प्रगति होगी। और मैं आने वाले समय में ऐसी उम्मीद करता हूं कि भारत और चाइना जो अपनी जो सहमति बनी है उस पर उसको अमली जामा चाइना की तरफ से पहनाया जाएगा। वो अपनी कही गई बातों पर अमल करके दिखाएगा। लेकिन चाइना के फेस वैल्यू पर भरोसा नहीं करते, चाइना को कंक्रीट स्टेप्स लेकर के दिखाने होंगे, सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलेगा। ये भी मैं ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है अनुज माथुर जी, ऐसे में ये ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है जब जंग चल रही है। अगर हम देखें 2 जंगें इस वक्त चल रही हैं, उसको जंग ही हम कह सकते हैं, वॉर ही कह सकते हैं। जिस तरह से ईरान में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिस तरह का इजराइल और फिलिस्तीन में चल रहा है, और सीधे और दूसरी जो जंग, जो बड़ी जंग चल रही है, सीधे जंग यूक्रेन और रूस की जो जंग चल रही है, ऐसे में ब्रिक्स जैसे देशों का क्या रोल हो सकता है, ब्रिक्स जैसे संगठनों का? देखिए, मैं आपको इसमें एक बात बिल्कुल साफ बता देना चाहता हूं। जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष वही करेगा जो भारतवर्ष के हित में होगा। पहली बात, ये बिल्कुल क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज जा चुका है। मैं संजीव श्रीवास्तव जी से पूरा इत्तेफाक रखता हूं। देखिए, जब हम बात करते हैं ब्रिक्स का, आप देखिए ब्रिक्स का जो संरचना है उसमें जो राष्ट्र हैं उनमें से अधिकतर राष्ट्र या तो यूएस और वेस्ट के विरोधी हैं, या विरोधी नहीं भी हैं तो कम से कम ऐसे न्यूट्रल हैं जो कि उनके खिलाफ किसी न
सिवाय भारत। भारतवर्ष एकमात्र राष्ट्र ऐसा है, भारत की तो जो नीति कि है, अमेरिका गुटनिरपेक्ष से- की नीति है। अमेरिका से भी संबंध अच्छे हैं, बाकी पश्चिमी राष्ट्रों से भी संबंध अच्छे हैं। तो इसलिए जो ब्रिक्स की इस अंतरराष्ट्रीय पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एस्टेब्लिशमेंट में जो भूमिका हो सकती है, उस भूमिका का जो फलक्रम है वो मुझे लगता है भारत बन सकता है, क्योंकि उनको इस प्रकार से देखा जाता है आज भारत देश को कि वो ना इस तरफ है। ये बात बिल्कुल क्लियर जब यूक्रेन का युद्ध हुआ था तब भी कर दी थी, आज भी हम इजराइल के साथ भी हैं, फलस्तीन के लोगों की भी मदद कर रहे हैं। तो ये मेरा मानना है कि ब्रिक्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एक बहुत अच्छा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो ग्रुपिंग एक बनकर के उभर करके आया है। जी। और रूस, चीन और भारत अगर ये इकट्ठे हो जाएंगे तो ये निश्चित रूप से एक बहुत शक्तिशाली एक वर्ल्ड ऑर्डर का एक स्तंभ, एक साइड हो सकती है। तो ये सीधे सीधे जो अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड की जो 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 उनकी सुप्रीमेसी थी उसको चैलेंज करने वाला इशू है। और इसमें सबसे ज्यादा रोल भारत का इसलिए बनता है क्योंकि हम एंटी अमेरिका नहीं है, हम एंटी वेस्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो आज भी शायद प्रधानमंत्री ने वही कहा था कि समस्याओं का समाधान डिप्लोमेसी। इसका असर क्या पड़ेगा भारत की छवि के हिसाब से? अगर वेस्ट की हम बात की जाए, अमेरिका की बात की जाए, तो अमेरिका किस तरह से इंप्रेशन लेगा इस मामले में भारत की तरफ से? देखिए, अमेरिका देख रहा है, अमेरिका को ये मालूम है कि जो भारतवर्ष का जो इमेज है आज की तारीख में, उनको अमेरिका वाले भी जानते हैं कि कोई भी उनको नीचे दिखाने के लिए या उनको उनके ऑर्गेनाइजेशन, उनके कलेक्टिव उनको जो वो है उसको ध्वस्त करने के लिए ये इसमें हम नहीं प्रयास कर रहे हैं, हम सिर्फ वही प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका की भी एक पॉलिसी है सर, अमेरिका की पॉलिसी जो इराक वॉर में हमें देखने को मिली, अफगानिस्तान में देखने को मिली, वो साफ साफ कहते थे या तो आप हमारे साथ हैं या आप हमारे खिलाफ हैं। आज वो नहीं कह पा रहे, आज वो इसीलिए नहीं कह पा रहे हैं कि उनको पता है भारत का कद क्या है। आज वो इसीलिए नहीं कह पा रहे हैं कि आज उनको मालूम है कि भारत किस प्रकार से कैन कॉल द शॉट्स। तो ये मेरा मानना है कि पिछले कुछ दशकों में, 1-1.5 दशक में बहुत ज्यादा भारत का जो संभावनाएं बढ़ी है, भारत की ताकत बढ़ी है और भारत की इमेज बढ़ करके सामने आई है। और वही वजह है कि आज भारतवर्ष की ओर विश्व देख रहा है। और भारत को, मेरा भी ये मानना है कि ब्रिक्स का भी वो फलक्रम भारत सिद्ध हो सकता है जिसके जो कि आज विश्व में शांति स्थापना के लिए कुछ इनिशिएट कम से कम करवा सकता है, जाकर के मिलना दोनों से, और उसके बाद भी कोई परेशानी नहीं होना, यूएस जाकर के फिर उनको। तो ये मेरा मानना है कि अभी जो हमारी जो इंटरनेशनल इमेज है और जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है वो बहुत पावरफुल है। चलिए राम श्रीवास्तव जी, एक नीति होती है, एक विदेश नीति होती है, एक सेट नीति होती है किसी भी देश की, बिल्कुल। तो पॉलिटिकल, हाँ, और मैं राम जी से जरा समझना चाह रहा हूं कि इसमें पॉलिटिकल जो लीडरशिप होती है वो कितनी उसमें फेरबदल कर सकती है या कितना इन्वॉल्व हो सकती है, किस तरीके से उसको एक दिशा दे सकती है? देखिए, दिशा देने का तो प्रश्न उस समय बहुत ज्यादा आ जाता है कि राष्ट्र की आवश्यकताएं क्या है, राष्ट्र के दुश्मन कौन है। पिछला इतिहास बताता है कि उनके सामने हमने परेशानियां क्यों उठाई, और अभी हमारे देश में जो आतंकवाद फैल रहा था, आज जो हमारे देश में चीन का एक हवा बना हुआ था, उसको कैसे न्यूट्रलाइज करें। ये हथियारों से तो नहीं हो सकता, युद्ध से नहीं हो सकता, कि युद्ध की जो आजकल पराकाष्ठा है वो इतनी विकृत हो चुकी है कि आज का जमाना वो पुराने जमाने के 1962 या 71 के युद्ध में जमीन आसमान का फर्क है। इसके पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ड्रोन का उपयोग जो है युद्ध में होगा, किसी ने नहीं सोचा था एक साथ अगर 1000 रॉकेट छोड़ दिए जाएंगे उनसे कैसे निपटा जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था कि सिनवार जो है कहाँ छुपा हुआ है उसको एग्जैक्ट के किस तरह मारा जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी जो बढ़ गई है, तो आज के तारीख में भारत जितनी तेजी के साथ प्रगति कर रहा है वो निश्चित आप मानकर चलिए, आज से जो सैकड़ों साल पहले इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, और सोने की चिड़िया का सोना लूटने के लिए अरब देश के लुटेरे आते थे, उनमें से कुछ यहाँ बच गए और उनमें से आज की तारीख में हमारे देश के दुश्मन भी बन गए। और उस सोने की चिड़िया को बनने में फिर से 2047 के वक्त मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। पॉलिटिक्स
मैं आपकी देखिए- बात समझ नहीं पाया कि कुछ बस गए और यहाँ पर देश के दुश्मन बने हुए हैं, कौन लोग हैं वो? ये देखिए सब जानते हैं, क्योंकि जब से नहीं पाकिस्तान जानता, का सर। जो पाकिस्तान का जो सर, मैं नहीं separation जानता। हुआ। हाँ हाँ कौन हाँ, बस गए मैं भी नहीं जानता भाई। ये लुटेरे कौन बस हुए इस देश में? इस देश में वो सभी बच रहे हैं जो बम के झूठे हॉक्स देते हैं। ना केवल वो भी हैं जो स्लीपर झूठा सेल कौन हैं, दे रहा है? जो बम सरकारें क्या विस्फोट करती हैं? जी क्या बोला आपने? सरकार क्या कर रही है? हर आए दिन बम की धमकी दे रही है, सरकार पता नहीं कर पा रही है, फ्लाइट्स रोज कैंसिल हो रही है। जी जी श्रीवास्तव जी जी, थोड़ा जी सा तो उन आप लोगों अपनी उम्र का को लिहाज आपने करिए, ही प्रेशर दिया है, उनको आप लोगों अच्छा, ने ही सरकार बुलाया आपके है प्रेशर और हमने दिया आप है। जो है सरकार परोक्ष आपकी रूप से है, उनको दिनदाड़े मदद कर लोगों रहे को हैं। गोली मारी दी जा रही है, दिनदाड़े लोगों को गोली मार दी जा रही है, सरकारें आपकी, और कह रहे हैं उनको प्रोसेस आपने दिया है। देखिए, कमाल की बातें करते हैं। मेरे मतलब ख्याल अगर से आप डिबेट इसी को तरीके भटकाना से आप बात चाहते करते हैं। रहेंगे तो बहुत बिल्कुल जल्दी हम किसी सही बोल रहे थाने हैं, में बिल्कुल जाएंगे। सही बोल रहे हैं। आपकी और यहाँ मानसिक अवस्था का मुझे ज्ञान नहीं है कि आपकी मानसिक अवस्था कैसी है, लेकिन इसका इलाज जरूरी है। मेरे ख्याल डॉक्टर शब्दों को की दिखाइए, शब्दों मानसिक की रोगी को शालीनता का देखिए, दिखाइए, व्यक्तिगत क्योंकि मत आपके होइए। पास शब्दों की शालीनता का ध्यान मैं रखिएगा। आपको बता कौन दूं, लुटेरा, दीपक कौन जी, बच दीपक गया? जी, दीपक जी, देखिए, मतभेद होना एक आप अलग शब्दों बात की है। शालीनता का ध्यान मतभेद रखिए। मतभेद अगर आप अलग, मेरे ठीक है, मैं सामने समझा होते देता हूँ, तो मैं समझा आपको देता पता लगता मैं कौन हूँ। अबुल भाई मतभेद इसीलिए है क्योंकि इनका मानसिक विकार से हूँ। भरे नहीं, हुए हैं। लेकिन इनका मन व्यक्तिगत जो मत है होइए ना, विकारों मतभेद से आपके भरा अलग हुआ हैं, है। ठीक है, मानसिक विकार मतभेद, दूर करने तो जाइए अपनी जलेबी खाइए, बेकार की बहस मत करिए। चलिए, मतभेद